पृथ्वी पर अंतरिक्ष से बरसते उल्कापिंड। हमारे सौर मंडल से कई दूसरी चीजें लगातार पृथ्वी पर बरसती रहती हैं। और उसके साथ ही आते हैं करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म परग्रही जीव। 80 करोड़ वायरसेस रोजाना आसमान से पृथ्वी पर आते हैं। क्या हमारी पृथ्वी बीमारियों के एक परग्रही हमले से निपटने के लिए तैयार है? अगर हमें ये पता लगे कि जिन महामारियों ने पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी वो असल में पृथ्वी पर आसमान से लगातार आने वाले परग्रही वायरसेस का नतीजा थी, तो क्या ये परग्रही वायरसेस हमें नुकसान पहुंचाने आए थे, या इस तरह से हमें बदलने के लिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? कई बार ये वायरसेस मदद करते हैं इंसान के विकास में। उन्होंने बहुत सोच समझकर हमारे डीएनए में आर्टिफिशियल बदलाव किए थे। वो कौन थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो क्यों आए थे? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? आसमानी जीव जो धरती पर आया करते थे, आसमान से उतरने वाले देवता। क्या ऐसी ही कहानियां दुनिया की दूसरी संस्कृतियों और धर्मों में भी देखी जा सकती है? अगर ऐसा है तो उनकी सच्चाई क्या है? हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पूर्वज असल में कितने अक्लमंद थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का उनका तरीका हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के तरीके से अलग था। तो उनके पास ऐसे शब्द नहीं थे जिनकी मदद से वो उन चीजों को नाम दे पाते या उनके बारे में समझा पाते जो वो देखते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किए जो उन्हें उस वक्त आते थे। तो उन्होंने जो भी देखा उसे उन्होंने अपनी काबिलियत के मुताबिक और अपने शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश की। चाइना में प्राचीन वक्त में वही मान्यताएं मशहूर थीं जो इजिप्ट के लोगों में और नेटिव अमेरिकन और डॉगोन कहानियों में भी मिलती थीं, जिनमें देवता आसमान से आते थे। 3000 साल ईसा पूर्व की चाइना की कहानियों के मुताबिक जब हुआंगडी नाम के देवता का जन्म हुआ तब ची नाम के तारे से एक तेज रोशनी निकली थी। हुआंगडी बाद में एक आग उगलने वाले ड्रैगन के पेट से निकलकर आए और चाइना के पहले बादशाह बन गए थे। चाइना के हैन बिरादरी के लोगों की शुरुआत एक कहानी से हुई थी जिसमें एक देवता को उन पर दया आई थी। यहाँ लोग गरीबी में जी रहे थे, जबकि ये एक सुंदर और समृद्ध देश था। ये जगह शानदार थी, लेकिन लोग परेशान थे। तो उन्हें उन पर दया आई और वो धरती पर आ गए। हुआंगडी उड़ते हुए ड्रैगन में बैठकर धरती पर आए थे। उनमें उड़ने की काबिलियत थी। हुआंगडी मिनटों में कहीं भी पहुंच जाते थे और ऐसा करने के लिए वो अपने ड्रैगन पर बैठ जाते और उड़कर कहीं भी पहुंच जाते। फिर वो महान देवता एक इंसान की तरह यहाँ लोगों के राजा बन गए, पीले ड्रैगन वाले राजा, जिन्होंने अपने राज में लोगों को एकजुट किया और यहाँ खुशहाली छाई, और तब जाके उनका काम खत्म हुआ। हुआंगडी बदहाली खत्म करके खुशहाली लाए और चाइना की पहली सल्तनत बनाई। उन्हें एक हीरो माना जाता है
और कहते हैं कि उन्होंने कॉम्पस और एक्यूपंक्चर का आविष्कार किया था और चाइना में लिखने की एक जैसी भाषा बनाई थी। उनके सबसे महान कामों में से एक था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना। देश खुशहाल हो गया तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें लौट जाना चाहिए और वो विशाल पीला ड्रैगन वापस आया और वो वापस उसके पेट में गए और उड़कर वहां से रवाना हो गए। तो क्या उस वक्त के ड्रैगन्स सच में जीते जागते उड़ने वाले जीव थे, या वो मशीन्स थे जिन्हें गलत समझ लिया गया था? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो लोग हमेशा कहते थे कि ड्रैगन्स ढेर सारी आग और धुआं उगला करते थे। हम आजकल एक रॉकेट को टेक ऑफ करते देखते हैं तो उससे धुआं निकलता है और कभी कभी वो धुआं पीला होता है और कभी कभी वो लाल। तो ये बहुत अजीब बात है कि प्राचीन वक्त में जो बात बताई जाती थी उनके जैसी बातें आज के जमाने में भी होती हैं। मिथोलॉजी अनजान बातों को जानने की और जो हम नहीं समझते हैं वो समझने की कोशिश करती है। पूरी दुनिया के किस्सों में ड्रैगन्स अक्सर लोगों को लेकर जाते हैं, कभी पीठ पर बैठाकर तो कभी पेट के अंदर रखकर। अगर हम ये मान लें कि इन किस्सों में एक कवि उन अजीब सवारी के बारे में बता रहे थे जो उनकी समझ से परे थी, तो यही लगता है कि वो एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने गलत शब्द सुने हो, लेकिन आखिरकार वो उन शब्दों से उन चीजों के बारे में बता रहे थे जिन्हें समझना उनके लिए मुश्किल था। क्या चाइना की ड्रैगन्स की कहानियां असल में प्राचीन वक्त में धरती पर आने वाली रॉकेट शिप्स की कहानियां हैं? अगर ऐसा है तो क्या हुआंग की कहानियां भी क्वेत्ज़ुलकोट्ल की कहानियों और इजिप्ट के सकारा पक्षी की तरह प्राचीन वक्त में एलियंस के यहां आने का सबूत हैं? शायद इस सवाल के जवाब एक पहाड़ की चोटी पर मिल सकते हैं जिसका नाम है थ्रोन ऑफ सोलोमन। आज 21वीं सदी में आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के तरीकों ने दुनिया को ऐसा जोड़ा जैसे ये कभी नहीं जुड़ी थी। कोई भी सामान या आइडिया चाहे दुनिया में उसकी इजाद कहीं भी हुई हो, लेकिन वो दुनिया के सबसे सुदूर इलाकों तक पहुंच सकते हैं। ब्रुकलिन में बना हिप हॉप गाना मैनहट्टन के लोगों के सुनने से पहले ही वो टोक्यो में मशहूर हो सकता है। आजकल के इस कनेक्शन ने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन क्या ये नया है? जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि वो जो एशिया, साउथ अमेरिका और सुदूर पैसिफिक आइलैंड्स में विकसित हुई थी, उनका आसपास में कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि उन प्राचीन सभ्यताओं के इमारतें बनाने के तरीकों और धारणाओं में कई समानताएं हैं और उन्हें देखकर लगता है कि दुनिया भर की ये सभ्यताएं व्यापार के जरिए आपस में जुड़ी थीं। जैसे आज हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स होते हैं, दुनिया भर में प्राचीन वक्त में विमान हुआ करते थे, तो वो हवाई जहाजों को रखने के लिए हैंगर्स और लैंड करने के लिए एयरपोर्ट्स भी होते होंगे। और वो एयरपोर्ट्स दुनिया भर में सोच समझकर सबसे सही जगह पर बनाए जाते होंगे, और सुदूर इलाकों में हमें वही देखने मिलता है। हवाई सफर की कहानियां अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी प्राचीन वक्त में मशहूर थीं। इथियोपियंस की धार्मिक किताब केब्रा नगास्ट, जिसे 2री सदी ईसा पश्चात के आसपास लिखा गया था, उसके मुताबिक क्वीन ऑफ शीबा को एक बार इजराइल के किंग सोलोमन ने तोहफे में एक उड़ने वाली कालीन दी थी। केब्रा नागास्ट एक बेहद जरूरी किताब है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केब्रा नागास्ट का मतलब है राजाओं की किताब, और वो इथियोपियंस के लिए सबसे पवित्र किताब है। उसमें किंग सोलोमन के बारे में लिखा है
कि उनके पास कोई अनोखी फ्लाइंग मशीन हुआ करती थी और दुनिया के उस हिस्से में लोग अक्सर फ्लाइंग कारपेट शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये बात आम थी। अब आप सोचिए कि क्या वो सच में फ्लाइंग कारपेट की बात कर रहे थे या वो इस शब्द के जरिए बस किसी फ्लाइंग मशीन के बारे में बताना चाहते थे। ये देवताओं का वो पहला रथ था जिसके बारे में एरिक वॉन डैनिकन ने लिखा है। अरेबियन नाइट्स कहानियों की उड़ने वाली जादुई कालीनें, मिडिल ईस्ट में कई किस्से कहानियां हैं जिनमें कहा जाता है कि किंग सोलोमन के पास हवाई जहाज था और वो उड़कर मिडिल ईस्ट की कई जगहों पर जाते थे, जैसे कि कुछ पहाड़ जिनका नाम था माउंटेन्स ऑफ सोलोमन। हो सकता है कि असल में वो उन विमानों के लैंड करने के लिए बने एयरपोर्ट्स होंगे। निकोलस रोइक, एक मशहूर रशियन अमेरिकन एक्सप्लोरर जिन्होंने 1920 के दशक में पूरे मध्य एशिया और तिब्बत का सफर किया था, उन्होंने भी कहा था कि तिब्बतन्स ऐसी कहानियां सुनाते थे जिनमें किंग सोलोमन अपने हवाई जहाज से तिब्बत आते थे। केब्रा नगास्ट में ये भी लिखा है कि किंग सोलोमन ने कैसे अपने हवाई जहाज की मदद से दुनिया के नक्शे बनाए थे, लेकिन क्या उन नक्शों का दूसरे नक्शों से कोई ताल्लुक था जो लोगों के मुताबिक शायद खुद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों ने बनाए थे? उनमें से कुछ मैप्स में दुनिया की आज की तस्वीर नहीं है, बल्कि वो तस्वीर है जैसे ये आखिरी आइस एज में दिखती थी। और वाकई ये बात बेहद हैरत अंगेज है। पीरी रीस नक्शे के बारे में सब जानते हैं, लेकिन शायद ओरेंटियस फिनियस नक्शे या मैरकेटॉन नक्शे के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिनमें एंटार्क्टिका को बेहद बारीकी से दिखाया गया है, जबकि उसकी खोज सैकड़ों साल बाद हुई थी। प्राचीन हवाई जहाज की काफी मशहूर कहानी एक बेहद हैरत अंगेज जगह पर मिलती है, यानी बाइबल में। उसकी बुक ऑफ एजिकिल में उन प्रॉफेट ने एक उड़ने वाले रथ के बारे में लिखा है जिसके पहियों में पहिए थे और वो एंजल्स की शक्ति से चलती थी। हालांकि बाइबल हिस्टोरियंस का कहना है कि एजिकल इजराइल के खतरनाक दुश्मनों के बारे में काल्पनिक तरीके से बता रहे थे, लेकिन क्या ये असल में एलियन से हुई मुलाकात और इस बात का सबूत था कि प्राचीन वक्त में एयरक्राफ्ट होते थे? एज़ीकील की उस उड़ने वाली गाड़ी की कहानी में उस हवाई गाड़ी में प्रपल्शन पैदा करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर हम फरिश्ते शब्द को ऐसा मान लें कि वो असल में कोई आसमानी ऊर्जा थी, तो ऐसा लगता है कि वो चीज एक स्पेसक्राफ्ट थी, क्योंकि उसमें कुछ फरिश्ते आगे पीछे जा रहे थे। वो शायद उससे निकलती आग थी जिससे प्रपल्शन पैदा होगा। उनमें से कुछ पहियों जैसे थे, ये सुनने में उड़न तश्ती जैसे लगते हैं। हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। इज़ीकियल ने जो देखा उससे वो इतना डर गए कि वो तुरंत घुटने पर गिर गए और फिर ईश्वर की उस महान रचना से कुछ जीव निकले। उनके कपड़े ऐसे चमकदार थे जैसे मेटल के बने हों, और उन्होंने कहा, अब सुनो दोस्त, हम तुम्हें यहां लाए हैं और हम चाहते हैं कि तुम इस इमारत को या इस बिल्डिंग को नापो। और इज़ीकियल ने पूछा, मैं आखिर ऐसा क्यों करूं? और एक जीव ने कहा, क्योंकि हम तुम्हें इसीलिए लाए हैं। और फिर बुक ऑफ इज़ीकियल के दूसरे हिस्से में लगभग 40 पेजेस ऐसे हैं जिनमें एक के बाद एक उस विशाल इमारत के अलग अलग हिस्सों के नाप लिखे हैं, जिसमें ईश्वर की वो महान रचना आसमान से उतरी थी। उन्नीस 1970 के दशक में नासा साइंटिस्ट जोसेफ ब्लूमरिच ने यह साबित करने की ठानी कि इज़ीकियल ने जिसे देखा वो एक स्पेसशिप नहीं थी। जोसेफ ब्लूमरिच उस वक्त के महान रॉकेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने नासा के मून प्रोजेक्ट में काम किया था और
एक रॉकेट इंजीनियर के नजरिए से उन्होंने बुक ऑफ इज़ीकियल के पहले हिस्से में जो लिखा था उसकी जांच करना शुरू की, और कई महीनों के रिसर्च के बाद जोसेफ ब्लूमरिग इस नतीजे पर पहुंचे कि इज़ीकियल ने बुक में जिस चीज के बारे में लिखा हुआ था वो सच में एक स्पेसक्राफ्ट ही था। जोसेफ ब्लूमरिग ने बाद में द स्पेसशिप्स ऑफ इज़ीकियल नाम की किताब लिखी। कई सालों बाद हांस हर्बर्ट बायर नाम के एक जर्मन स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बुक ऑफ इज़ीकियल के दूसरे हिस्से के मुताबिक एक ब्लूप्रिंट बनाया, और उस हिस्से में इज़ीकियल को उस उड़ने वाली गाड़ी को रखने के लिए एक ऊपर से खुली छत की इमारत बनाने को कहा गया था। इज़ीकियल की स्पेसशिप का मॉडल हांस हर्बर्ट बायर की बनाई इमारत में आराम से फिट हो गया था। तो देखा जाए तो ये एक तरह से ठोस सबूत है। हमने देखा कि एक नासा इंजीनियर और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जिन्हें एक दूसरे के काम के बारे में नहीं पता था, उनके बनाए हुए दो हिस्से अच्छे से फिट हो गए। किसी भी अदालत में इसे एक पुख्ता सबूत माना जाएगा। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक खोई हुई सभ्यताओं की बात को पचा नहीं पाते, क्योंकि उनसे जुड़े सबूत एकदम साफ और पक्के सबूत नहीं होते हैं। उनसे इतने साफ तौर पर कुछ साबित नहीं होता है, और इस वजह से विज्ञान इस धारणा को आसानी से सच नहीं मान पाता है। इस बात के और सबूत मिलने पर ही सब इसे सच मानने को तैयार होंगे। मैं जिन ईश्वर में यकीन करता हूं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में जिनके बारे में लिखा है वो ईश्वर नहीं थे, वो असल में एक जीता जागता परग्रही था, जिसे हमारे पूर्वजों ने गलती से कोई सुपरनैचुरल शक्ति या ईश्वर समझ लिया था। और क्यों? क्योंकि वो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं समझे थे, और इस धारणा के आधार पर ही तो पूरी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी की नींव रखी गई है। लेकिन भले ही प्राचीन किताबों में हमारे बीते कल के सुराग हैं, असली सबूत उस वक्त की और साफ तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान से सच में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी साबित हो पाएगी? क्या दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के पास सच में बेहद विकसित टेक्नोलॉजी थी? इतना पक्का है कि उनके पास कोई अजीब चीज तो जरूर थी। क्या वो उड़ने वाली कालीनों, आग उगलती गाड़ियों और यहां तक कि ड्रैगन्स की प्राचीन कहानियां सच में इस बात का सबूत हैं कि प्राचीन जमाने में धरती पर दूसरी दुनिया के जीव आए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स यही मानते हैं और कहते हैं कि यहां एलियंस के स्पेसक्राफ्ट उड़ते थे। आज भी उड़न तश्तरियां देखने की बेहिसाब खबरें इस बात का सबूत हैं। वेटिकन 12 मई 1003 ईस्वी। आज तक के एक सबसे विवादास्पद पोप सिल्वेस्टर द्वितीय अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो 4 साल तक पोप रहे थे और इस दौरान सिल्वेस्टर ने साबित किया था कि वो बड़े ही विद्वान और नई सोच वाले इंसान हैं। उन्होंने अंक गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई को काफी बढ़ावा दिया था, मगर उस वक्त भी बहुत से लोग ये मानते थे कि उस रहस्यमय पोप में जो वैज्ञानिक काबिलियत है उसकी असली वजह उनका दानवों से रिश्ता है। उन्होंने काला जादू सीख रखा है और एक रोबोट सिर भी बनाया है जिससे उन्हें खुफिया जानकारी मिलती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि अपनी मौत के ठीक पहले पोप सिल्वेस्टर ने कबूल किया था
कि उनका एक मिथकीय दानव से रिश्ता है जिसे सक्यूबस कहते हैं। इंक्यूबाई और सक्यूबाई की चर्चा प्राचीन मिथकों में अक्सर मिल जाती है और उनकी बातें तो मध्यकाल तक की कहानियों में मिलती हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि उस जमाने में तो ऐसा आम तौर पर होता था। प्राचीन कहानियों के मुताबिक सक्यूबस एक दानव था जो औरतों का रूप बनाकर इंसान मर्दों को लुभाता था। इसके अलावा वो दानव अपना लिंग भी बदल लेता था और इंक्यूबस बनकर मर्दों से मिले वीर्य से इंसान औरतों को गर्भवती बना देता था। इंक्यूबाई और सक्यूबाई के बारे में ये कहा जाता है कि वो अक्सर ही बड़े ही डरावने अंदाज में रात के वक्त आते थे और उनका शिकार बने लोग गहरी नींद में सो जाते, स्लीप पैरालिसिस का शिकार बन जाते। जब वो उस गहरी नींद से जागते तब पूरे होशो हवास में होते और उन्हें अपने आसपास की दुनिया का पूरा बोध होता था, मगर वो पैरालाइज्ड होते थे। ऐसी हालत में उनके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए जाते, जो एक तरह से बलात्कार ही होता था। इंक्यूबस और सक्यूबस नाम के उन दानवों के बारे में ये कहा जाता है कि वो रात के वक्त आते थे और औरतों के साथ उनके बेडरूम में सहवास करते थे। उनसे लोग डरते भी थे, लेकिन वो ना तो उन्हें रोक सकते थे ना ही कुछ और कर सकते थे। इंक्यूबस के बारे में सबसे ज्यादा सेंट थॉमस एक्वाइनस ने लिखा है। उन्होंने अपने कई लेखों में शैतान के बच्चों का जिक्र किया है। शैतान का बच्चा तभी पैदा हो सकता था जब शैतान खुद एक मर्द का वीर्य चुराकर उसे एक औरत के शरीर में पहुंचा देता। जाहिर है उस वक्त कुछ ऐसे जीव थे जो अपने फायदे के लिए इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। क्या सेक्स के इन शिकारियों की बात सिर्फ एक प्राचीन मिथक है या फिर ये मिथक ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है? सन 1480 से 1750 के बीच इस तरह के करीब 50,000 शैतान जीवों को पवित्र जांच पड़ताल के दौरान मार डाला गया। ये जंग रोमन कैथोलिक चर्च ने उन लोगों के खिलाफ छेड़ रखी थी जो विधाता के बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वो जादू टोना करने वाले लोग ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो शैतान के साथ मिले हुए हैं और वो ईसाई धर्म को और पूरे सभ्य समाज को ही खत्म करना चाहते हैं। मैलियस मेलेफिकारम या हैमर ऑफ द विचेस के मुताबिक जादू टोने की शुरुआत तब हुई थी जब औरतों ने दानवों की कोशिशों का विरोध करना बंद कर दिया। जिन औरतों पर दानवों से सहवास करने के आरोप होते उन्हें तब तक यातना दी जाती जब तक वो दानव के साथ हुए सहवास का पूरा ब्यौरा नहीं दे देती थी। अगर किसी इंसान ने दानव के साथ सहवास किया था तो इसका मतलब था कि उसने अपनी आत्मा उसे दे दी है और उस वजह से वो जाने अनजाने में मवेशियों की मौत, बच्चों को मारने और खाने, गर्भ खत्म करने, मर्दों को नपुंसक बनाने जैसी तमाम दूसरी चीजों की वजह बना है। मध्यकाल की इस तरह की कई रिपोर्ट्स आज होने वाले परग्रही हमलों से काफी मिलती जुलती हैं। लोगों ने ऐसी ही बातें महसूस की हैं और सेक्स संबंध बनाए जाने की बात की है। क्या इंक्विजिशन के वक्त जो कबूलनामे आए थे और मिथकीय इंक्यूबस और सक्यूबस से सामना होने की जो बातें कही गई हैं, वो इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि उस वक्त परग्रहियों से सेक्स संबंध बनाए गए थे? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ऐसा सिर्फ मध्यकाल में ही नहीं हो रहा था, बल्कि आज भी हो रहा है।
आज के दौर में किसी परग्रही के साथ सेक्स संबंध बनाने की बात सबसे पहले सन 1957 में सुनाई दी, जब ब्राजील के एक किसान ने दावा किया कि उसे जबरदस्ती एक स्थान पर ले जाया गया और वहां एक अजीब सी भूरे बालों वाली औरत के साथ सहवास करने पर मजबूर किया गया, जिसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। ब्राजील के एंटोनियो विलस बोअस से सन 1957 में पहली बार यह खबर आई थी कि परग्रहियों ने किसी को अगवा कर लिया है। उस आदमी का दावा था कि एक उड़न तश्तरी उसके दूर दराज के खेत में उतरी और उसे अगवा कर लिया। उनके साथ जाने के बाद उसने उनकी दुनिया में एक परग्रही औरत के साथ सहवास भी किया था। ये अगवा किए जाने का पहला मामला था और बड़ा ही दिलचस्प भी, क्योंकि ये सबसे पहली घटना थी और ऐसी दूसरी घटनाएं उसके कई साल बाद हुई थी। तो ये कहना गलत हुआ कि एंटोनियो विलस बोअस ने घटिया किताबें पढ़कर एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी थी। कुछ साल बाद सन 1961 में लैंकास्टर न्यू हैम्पशायर के बेटी और बार्नी हिल ने एक अपहरण के बड़े मशहूर मामले का जिक्र किया, जिसमें उन्हें एक टेबल पर नंगा लिटा दिया गया था और उनके शरीर की जांच पड़ताल उनके मुताबिक कुछ परग्रहियों ने की थी और उनके शरीर से वीर और अंडों के नमूने निकाले थे। इस तरह की कई कहानियां सामने आई थीं और उन्हें सुनने के बाद कोई भी कह सकता था कि ओह, ये सब कहानियां एकदम मनगढ़ंत हैं। मुझे भी लगता है कि अपहरण की इस तरह की कई कहानियां झूठी हैं, क्योंकि लोग ध्यान खींचना चाहते हैं, चर्चा में आना चाहते हैं। मगर एक बात यह भी है कि इन सारी कहानियों को सिरे से नकार देना भी सही नहीं होगा। हम आज जो देख रहे हैं वो आज की दुनिया में होने वाली परग्रही अपहरण की घटनाओं और मध्यकाल की ऐसी ही कुछ घटनाओं के बीच एक स्पष्ट लाइन है और उन शारीरिक संबंधों से जो बच्चे पैदा होते थे वो एक जेनेटिक इंटरब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते थे। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, जुलाई सन 1992। पीटर करी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो पैरालाइज्ड हैं, बात भी नहीं कर सकते, मगर पूरी तरह से होश में हैं। उन्हें लगा कि कोई उन्हें दबा रहा है और जब उनकी आंखें अंधेरे में देखने लायक हुई तो उन्होंने देखा कि एक अजीब सी शक्ल सूरत वाली औरत उनके शरीर पर सवार है। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया था क्योंकि मेरे ऊपर एक भूरे बालों वाली औरत सवार थी। उसका रंग दूध जैसा गोरा था। उसकी आंखें इंसान की आंखों से 2 या 3 गुना बड़ी थीं। उसके गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं और उसका चेहरा काफी लंबा था और उसकी ठुड्डी भी नुकीली थी। मेरे बिस्तर पर दूसरी तरफ एक कोने में दूसरी औरत भी थी जो दिखने में एक एशियाई औरत लग रही थी। फिर उस भूरे बालों वाली औरत ने उसके पेट पर हाथ रखा और फिर आसमान की ओर इशारा किया। कुछ देर बाद वो मेहमान गायब हो गए, मगर अपने पीछे इस बात का सबूत छोड़ गए कि वो वहां आए थे। एक भूरा बाल। खरी उस सबूत को एक जीनियोलॉजी लैब में ले गए, जहां बायोकेमिस्ट हॉरेस ड्रू ने उस बाल का डीएनए विश्लेषण किया। जो नतीजे सामने आए उनकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह हैरानी की बात थी क्योंकि ज्यादातर लोगों के बाल पीले, भूरे या काले होते हैं, मगर उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो मछली पकड़ने की नायलॉन की डोरी जैसा ऑप्टिकली क्लियर है।
आमतौर पर इंसान के बाल में एक ही तरह का डीएनए टाइप मिलता है। उस बाल के एक छोर से पता लगा कि उसमें 0.1% उस चीनी मूल का डीएनए है जिनकी संख्या अब सिमटकर सिर्फ 1% रह गई है। और बाल के दूसरे छोर में जो डीएनए है वो किसी नीली आंखें और गोरी त्वचा वाले केल्टिक इंसान का लग रहा था। इस तरह का डीएनए बहुत ही असाधारण और दुर्लभ होता है, जिसे पीटर अपने बेडरूम या कहीं सड़क से उठाकर नहीं ला सकते थे। पीटर कुरी के बाल के उस नमूने का डीएनए बड़ा ही असाधारण था, जिसका विश्लेषण इंसान के आम डीएनए सीक्वेंस के आधार पर पारंपरिक सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता था। हम इसे ये कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये बात इंसान के दिमाग की कोरी कल्पना है या सेक्सुअल फैंटेसी है। हाँ, ये बात भले ही साबित न हुई हो कि वो बाल एक परग्रही के ही थे, क्योंकि नमूने के तौर पर सिर्फ एक बाल ही मिला था। जब हमें किसी बाल में डीएनए के सबूत मिलते हैं और वो उस बात से नहीं मिलते जिसकी हम उम्मीद कर रहे हों, तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक भूरे बाल में गैलिक डीएनए के साथ चाइनीज डीएनए मिला, ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम अपहरण और जेनेटिक इंटरब्रीडिंग की बात को सही मान लें और ये भी मान लें कि ऐसा शायद इतिहास की शुरुआत से हो रहा है। क्या बाल के उस नमूने में मिले डीएनए सीक्वेंस से यह साबित होता है कि पीटर करी का सामना सचमुच एक परग्रही से हुआ था? अगर ये बात सच है तो वो क्या चाहती थी? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इस सवाल का जवाब मध्यकाल की उन घटनाओं से मिल सकता है जिनमें औरतों को दानवों ने गर्भवती बनाया था। मई 2016 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी जर्नल ई लाइफ में छपी, जिससे उस अनूठी खोज का पता लगा जिसने इंसान के विकास के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल डाला। उस स्टडी में कहा गया था कि चूंकि आज के इंसान की शुरुआत करीब 1/3 तो अपने एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस की वजह से हुई थी, और वो कोई कुदरती जरिया नहीं था बल्कि वायरसेस थे। हमारे जीनोम में कुछ ऐसी जीन्स हैं जो हमारे इतिहास में कभी एक रेट्रोवायरस से निकली थीं। उनमें से कुछ एक इंसान के तौर पर हमारे विकास में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इससे तो यही लगता है कि जीवन की शुरुआत से ही वायरसेस के साथ हमारा एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कई बार वायरसेस इंसान के विकास में भी मददगार होते हैं। एक और अध्ययन के मुताबिक एक वायरस की वजह से इंसान में एक और बदलाव आया, जिसकी वजह से इंसान की नाल की एक खास परत बनी जो भ्रूण को मां के शरीर द्वारा नकारे जाने से रोकता है। जो जीन्स ये टिश्यू बनाती हैं उन्हें सिंसाइटिन्स कहते हैं, और वो मूल रूप से इंसान के पूर्वजों के अंदर नहीं थी। ये हमारे 2.5 से 4 करोड़ साल पुराने इतिहास में कई अलग अलग वक्त पर हमें मिली थी, और वो माँ और भ्रूण को साथ में जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। कुछ वैज्ञानिक अब ये भी मानने लगे हैं कि इस तरह की वायरल जीन्स कुदरती तौर पर इंसान के विकास के लिए जरूरी थी। मुझे तो लगता है कि वायरसेस या फेजेस के जरिए होने वाले हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर शायद वो प्राइमरी मैकेनिज्म था जिसकी बदौलत प्रजातियों में बदलाव आए और कुछ प्रजातियों में उनसे ज्यादा बड़े बदलाव आए। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि वायरसेस की बदौलत इंसान जैसी बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हो गया, या कहीं ये वायरल विकास बहुत सूझबूझ से दूसरी दुनिया में रहने वाले जीवों ने तो नहीं किए थे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इंसानों का विकास समय के साथ अफ्रीका में हुआ था,
और कुछ जेनेटिक लीप्स के बाद हम अचानक ही ज्यादा समझदार बन गए और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहीं बेहतर हो गए, और शायद हमारे विकास के क्रम में ये जेनेटिक लीप्स कुदरती हों, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इंजीनियर्ड हो। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि जिन वायरसेस का जन्म अंतरिक्ष में हुआ था, उनका असर यहाँ पृथ्वी पर हमारे विकास पर भी हुआ। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी के मुताबिक हम जैसे इंसान हैं, वो सिर्फ इस वजह से नहीं बने कि अंतरिक्ष से आए किसी नेचुरल वायरस ने गलती से हमें ऐसा बना दिया, बल्कि हमारे डीएनए में बहुत सोच समझकर आर्टिफिशियल बदलाव किए गए थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम इंसान परग्रही जीवों के एक बायो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट थे और उन्होंने अंतरिक्ष से वो वायरस भेजकर हमारे विकास की दिशा बदल दी थी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो वायरस उल्का पिंडों में पृथ्वी पर आए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट हमारे विकास के इतिहास के उस अहम पहलू की तरफ इशारा करते हैं जब मानव प्रजाति करीब करीब खत्म हो गई थी। करीब 75,000 साल पहले इंसान के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध आया था। ऐसा माना जाता है कि तब मनुष्यों की आबादी कई लाख से घटकर बस कुछ हजारों की ही रह गई थी, और जेनेटिक्स भी इस बात की पुष्टि करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस वक्त आखिर हो क्या रहा था। मूल रूप से जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि मानव सभ्यता के लिए वो बड़ा अवरोध आया था सुमात्रा में एक ज्वालामुखी के विस्फोट से। हाल ही में हुई खोजों से पता लगा है कि ये बात नहीं थी, बल्कि ये करामात थी एक वायरस की, उस महामारी की जो उन शुरुआती इंसानों के लिए आई थी और उसने उन्हें खत्म कर दिया था। इस मामले में विवादों से भरी एक थ्योरी ये भी है कि उस विनाश की वजह सिर्फ एक वायरस नहीं था, बल्कि वो वायरस अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भेजा गया था। उस थ्योरी के मुताबिक एक उल्का पृथ्वी से इतनी फोर्स के साथ टकराया कि यहाँ न्यूक्लियर विंटर आ गया और पृथ्वी से करीब करीब सारे इंसानों का सफाया हो गया। करीब करीब इसलिए कि जो उस न्यूक्लियर विंटर और परग्रही वायरस दोनों से बच गए थे, वो अब बिल्कुल अलग और बेहतर प्रजाति के रूप में उभरे थे। और उस घटना के फौरन बाद ही इंसान न सिर्फ पहली बार ही समझदारी के, बल्कि कला, संगीत और उन्नत भाषा के संकेत भी देने लगा था। इंसान किसी तरह से विकास के अगले चरण में पहुंच गया था। इंसान के दिमाग में जबरदस्त बदलाव आया था। क्या ऐसा हो सकता है? हम तो मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था कि उस परग्रही वायरस ने पृथ्वी को इस कदर इन्फेक्ट किया था कि मानव सभ्यता के खत्म होने की नौबत आ गई थी। उन्होंने वो वायरस इंसान के अंदर इम्प्लांट किए थे जिससे उसका दिमाग ही बदल गया। सवाल ये है कि क्या वायरस अंतरिक्ष के फ्रोजन वैक्यूम में जिंदा बचे रह सकते हैं? और अगर रह सकते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ गलती से नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो एक तरह का परग्रही हमला था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ था, और उनका कहना है कि इससे जुड़े कुछ सुराग हमें उस विवादों से भरी थ्योरी की जांच पड़ताल से मिल सकते हैं जो ये कहती है कि उल्का देखने में तो बेजान होते हैं, पर उनके अंदर ढेरों परग्रही माइक्रोब्स होते हैं और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि उन्हें पेम्बरटन ग्लेशियर के अंदर किस तरह के जीव मिल सकते हैं? क्या इन उल्का पिंडों के अंदर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जीव रहते हैं?
और अगर रहते हैं तो कहीं वो उस ब्रह्मांड के बाय प्रोडक्ट तो नहीं जहां तरह तरह के जीवों का बसेरा है, या फिर ये किसी बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है, एक ऐसे प्लान का जो मनुष्यों के विकास। चैनल पर आपको ब्रह्मांड और अनसुलझी घटनाओं जैसे यूएफओ देखने, ब्लैक होल और प्राचीन वस्तुओं के बारे में आकर्षक वीडियोस मिलेंगे। आप यहाँ पर लेटेस्ट साइंटिफिक खोजों और सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे और ये कैसे हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। अगर आप विज्ञान और रहस्यों में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो देर न करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें